Dacryocystitis. Dacryocystitis means inflammation of lacrimal sac, which can be either due to the infection और सेकेंडरी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। अब यहाँ पर हमने अप्लाइड एनाटॉमी, आप देखिए नेजोलैक्रिमल ऑपरेटस आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें डिफरेंट पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पंक्टम दिख रहा है, लैक्रिमल कैनालिकुलस या कैनाल्स दिख रही हैं, लैक्रिमल सैक दिख रहा है, नेजोलैक्रिमल डक्ट दिख रहा है। तो जब कभी भी इस ऑपरेटस में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको डैक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डेक्रियन मीन्स टीयर, सिस्टा मीन्स सैक एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इस तरीके से जब इस ऑपरेटस में स्वेलिंग आ जाती है तो आप उसको डैक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स भी उसके दिखाई पड़ रहे हैं जो हमने सैक दिखाया, फंडस, बॉडी एंड नेक। तो ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में एसोसिएटेड होती है नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो इस तरीके से ये आकर के नोज़ में खुलती है। तो जब इसमें स्वेलिंग आ गई तो आप उसको डैक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। जहाँ तक टाइप का सवाल है तो ये 2 तरीके का होता है, आइदर इट में भी कंजेनाइटल और एडल्ट्स में जो एक्वायर्ड फॉर्म होता है। तो एडल्ट्स में फिर 2 फॉर्म होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो कंजेनाइटल जो होती है, जिसको हम नियोनेटम डैक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं, ये छोटे बच्चों में देखी जाती है। तो कभी कभी न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में भी ये जो है देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है कंजेनाइटल ब्लॉकेज होता है नेजोलैक्रिमल डक्ट का। कोई इपिथेलियल डेब्रिस है या कैनेलिकुनस में प्रॉपर कैनलाइजेशन नहीं है उसकी वजह से, या कोई बोनी ऑक्लूजन है उसकी वजह से, और कभी कभी इन्फेक्टिव ओरिजिन भी होता है। यहाँ पर स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये न्यू बॉर्न्स में ज़्यादातर देखी जाती है। तो अभी हमने इटोलॉजिकल फैक्टर बताया कि किस तरीके से इसमें इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, क्या परमिट में क्या है, कैनलाइजेशन में प्रॉपर नहीं है, ऑक्लूजन हो रहा है, बोनी ऑक्लूजन हो रहा है, इन्फेक्टिव हो रहा है। तो यदि आप इसकी क्लिनिकल पिक्चर आप देखेंगे तो क्लिनिकल पिक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा कि माइल्ड ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना हुआ है लैक्रिमल सैक में। तो वहाँ पर रेडनेस भी आ जाती है, जो भी हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। साथ में इपिफोरा मीन्स वाटरिंग, है ना, आँखों से पानी लगातार आता रहता है। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज लगातार आएगा। जैसे ही इपिफोरा होगा उसके बाद आँखों में जो है डिस्चार्ज आ जाता है, येलोइश या येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज हमेशा आँखों में बना लगेगा, और साथ में सैक में हमेशा स्वेलिंग बनी रहेगी। तो ये फीचर्स यदि बच्चे में बार बार आ रहे हैं कि आंखों में पानी आ रहा है, लगातार आंखें भरी हुई हैं, आंखों में कीचड़ आ रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है, तो इससे हम जो है प्रोविजनली डायग्नोस करते हैं कि इसको डैक्रोसिस्टाइटिस इस बच्चे को हो रहा है। जो आगे चल करके कॉम्प्लिकेशन भी इसके देखने को मिलते हैं कि रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, कभी कभी लैक्रिमल एब्सेस बन जाता है, कभी कभी फिशुलस फॉर्म भी वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये छोटे बच्चों में अक्सर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है क्रॉनिक डैक्रोसिस्टाइटिस, जहाँ की परसिस्टेंट लॉन्गर टाइम इन्फेक्शन देखने को मिलता है या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, वो क्रॉनिक डैक्रोसिस्टाइटिस कहलाता है। तो यहाँ भी वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें यदि इन्फेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फेक्शन। तो यदि माइल्ड इन्फेक्शन लगातार बना रहेगा तो उसके आगे वजह से ये क्रॉनिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और या कभी कभी स्टेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो स्टेसिस ऑफ टीयर इन लैक्रिमल सैक, तो आगे चल कर के इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी ज़्यादातर इन्फेक्टिव ओरिजिन होता है, जहाँ एज ग्रुप आप देख रहे हैं 40 से 60 साल, 80% फीमेल, मेल भी हो सकता है। न ग्रोथ में ज़्यादा होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको होता है। हाइजीन जो है पुअर हो सकती है ऐसे लोगों में। तो ये आगे चल कर के फिर अपना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको देगा। तो यहाँ पर 4 स्टेज आपको दिखाई पड़ रही हैं। पहली स्टेज ऑफ कैटरल डैक्रोसिस्टाइटिस, फिर लैक्रिमल म्यूकोसील बन सकता है, क्रॉनिक सपोरेटिव फॉर्म दिखाई पड़ सकता है, और आगे चल कर के क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक में तब्दील हो जाता है। तो जब माइल्ड इन्फेक्शन होगा तो वाटर डिस्चार्ज आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इपिफोरा में वाटरिंग फ्रॉम आई, आँखों से पानी आना, इंसिस्टेड म्यूकोसील, जब आप पल्पेट करेंगे तो वो पार्ट आपको टेंडर भी मिल सकता है म्यूकोसील की वजह से। तो आगे चल करके वो पायोसील में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पस बन जाएगा,
और कभी कभी पस बन करके परसिस्टेंट पस बना रहा तो कभी कभी रैप्चर भी हो जाता है और फिस्टुला स्ट्राइक भी बन जाता है। तो इस प्रकार का क्लिनिकल पिक्चर एपीफोरा आप देख ही रहे हैं। रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, तो आँखों का लाल होना, आँखों के बगल में सूजन, आँखों से पानी आना, आँखों से लगातार डिस्चार्ज आना, तो ये इस तरीके से क्रॉनिक फॉर्म में आपको ये सिम्टम मिलते हैं। और बार बार आगे चल करके कंजक्टिवाइटिस होगा, उसको बार बार जिस साइड में ये पे है उस साइड में आपको कंजक्टिवाइटिस होगा। और लगातार वाटरिंग की वजह से लगातार पानी आता रहता है, इसकी वजह से आँखों के नीचे एक्जिमा भी हो जाता है। और कभी कभी इसका इन्फेक्शन एंटीरियर चैम्बर में भी पहुंच जाता है। तो एंटीरियर चैम्बर में भी इन्फेक्शन पहुंच गया तो आगे चल करके जो है वहाँ पर भी एब्सेस फॉर्म हो सकता है। साथ में कॉर्नियल जो है एरिया है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है और आगे चल करके कॉर्नियल एब्रेजन भी हो जाएगा एंड मे बिकम लीडिंग टू हाइपोपायोन अल्सर। तो इस तरीके से कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन यदि परसिस्टेंट वहाँ पर बना हुआ है तो वो क्रॉनिक फॉर्म को शो कर रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो आगे चल करके आपको दिखाई पढ़ सकते हैं डेक्रियोसिस्टाइटिस में। अब यदि एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस की बात करें तो एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस इट इज़ द एक्यूट सपोरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक विद पेनफुल स्वेलिंग। ये जो है दो तरीके से होता है, या तो ये क्रॉनिक फॉर्म का कन्वर्जन है कि क्रॉनिक चल रहा था अचानक एक्यूट एंड क्रॉनिक हो गया, और या फिर जो है आसपास के जो एरिया हैं जैसे पैरानेजल साइनस है, बोन है, डेंटल एब्सेस, उनकी वजह से एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस पैदा हो गया। तो दो तरीके से एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है, या तो क्रॉनिक फॉर्म की वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक हो गया, या जो आसपास के नेबरिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें इन्फेक्शन था उसकी वजह से ये पैदा हो गया। तो एक्यूट फॉर्म में क्लिनिकल सिम्टम जो है ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं कि पेनफुल स्वेलिंग, एपीफोरा, फीवर, मैलेज, स्वेलिंग, रेड हॉट एंड फॉर्म। तो ये आगे चल करके उसको तेज़ बुखार भी आ जाएगा, आंखों से पानी भी आएगा, आंखों से डिस्चार्ज भी आएगा, फीवर भी होगा, मैलेज भी होगा। तो ये पहला फॉर्म है सेलुलाइटिस का। उसके बाद फिर लैक्रिमल एब्सेस बन जाएगा और आगे चल करके एब्सेस जो है पूरा फील हो जाएगा पस से, और पस की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, जो कि अभी हमने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था। तो इस तरीके से देयर में बी फील्ड विद द पस डिस्टेंशन टू द एंटीरियर वॉल, और कभी कभी रैप्चर भी हो जाता है आगे चल करके। और रैप्चर जब होगा तो ये फिस्टुला भी बना सकता है, वहाँ पर जो है फिस्टुला स्ट्राइक बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके फीवर की इसके जो सिम्टम की इंटेंसिटी है ज़्यादा है, यहाँ फीवर भी आ रहा है, डिस्चार्ज भी आ रहा है, पेनफुल स्वेलिंग भी है। और जब आप पल्पेट करते हो लैक्रिमल रीजन को जो तो उस रीजन में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर टेंडरनेस भी मिल रही है। तो ये जो सिम्टम है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है क्रॉनिक फॉर्म में से, जबकि क्रॉनिक फॉर्म के जो सिम्टम थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है, आप साफ देख रहे हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है, लीड एब्सेस भी हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकती है, फेशियल सेलुलाइटिस हो सकती है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन डेक्रियोसिस्टाइटिस पे देखे जाते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इज डिपेंड अपॉन द एज ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले मसाजिंग करिए लैक्रिमल सैक के ऊपर। मसाजिंग करने से काफ़ी हद तक काफ़ी रिलीफ पेशेंट में मिल जाता है। तो मसाजिंग और ब्लेंड ऑयल ले लीजिए, उससे धीरे से मसाज करना पड़ेगा उसको। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन में एंटी माइक्रोबियल आई ड्रॉप दिया जाता है, या फिर लैक्रिमल सिरिंजिंग की जाएगी। तो लैक्रिमल सिरिंजिंग विद नॉर्मल सलाइन अप टू 2 मंथ, या फिर प्रोबिंग की जाएगी, तो प्रोब से भी इसको क्लियर किया जाता है, या फिर जिसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। तो जो है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी जो है किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है DCR। तो ये DCR जो है इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है, या फिर बैलून कैथेटराइजेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट, या सिलिकॉन ट्यूब इंट्यूबेशन, जिससे कि लैक्रिमल डक्ट जो है क्लियर हो जाए। तो ये कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो ट्राई किए जा सकते हैं। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, म्यानमेटिक ग्राउंड में सॉरिक भी हो सकता है, साइकोटिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो मेन ट्रीटमेंट है, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज़ आर्जेंटम नाइट्रिकम। इज़ वेरी गुड मेडिसिन। यहाँ पर इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम के। फिर इसकी मोडालिटी आप देखिए। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन
is the Silesia. It's very good medicine for डेक्रोसिस्टाइटिस। तो साइलेसिया भी आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। स्टेनम मेटालिकम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द डेक्रोसिस्टाइटिस, स्पेशली येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द लैक्रिमल सैक। उसके बाद पल्सेटिला इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर डेक्रोसिस्टाइटिस, तो पल्सेटिला भी आप दे सकते हो। हीपरसल्फ, जैसे कि आप सिम्टम हीपरसल्फ के जानते ही हैं कि किस तरीके से हीपरसल्फ के सिम्टम ग्रेजुअली डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आयोडम वेरी गुड मेडिसिन। नेक्स्ट एकोनाइट टैप्लस फॉर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फाइटोलिका। तो दी आर द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर डेक्रोसिस्टाइटिस। तो ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस या क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस या डेक्रोसिस्टाइटिस में शॉर्ट नोट आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।